और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। नई संसद के उद्घाटन को लेकर दी गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि ये याचिका क्यों दायर की गई है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति से करवाने को लेकर दाखिल याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को फिलहाल नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजकर संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से साफ तौर से यह कहा कि आपकी याचिका फिलहाल सुनवाई योग्य नहीं है और ऐसे में क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल याचिकाकर्ता की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को न केवल सिरे से खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या आप इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि वो अब कहीं भी याचिका दाखिल नहीं करेगा, चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता की तरफ से एक ऑब्जेक्शन किया गया था और यह कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करता है तो हो सकता है कि भविष्य में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अपील करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के इन्विटेशन को लेकर लगातार विपक्ष एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए उन तमाम सवालों पर एक बड़ा लगाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इस याचिका की कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जरूर गया है कि इस पूरे प्रकरण में जो फैसला लिया गया है वो फैसला सही है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की जा रही है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कांग्रेस से सवाल किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। पंडित नेहरू को पवित्र संगोल दिया गया था, लेकिन इसे एक छड़ी समझकर संग्रहालय में रख दिया गया। और अब जम्मू से बड़ी खबर है, जहां खीर भवानी मंदिर के लिए रवाना हुए हैं श्रद्धालु चंद्रकोट यात्रा निवास पहुंच गए हैं। यात्री बहुत खुश हैं। चंद्रकोट पहुंचे श्रद्धालुओं ने वहां की खीर भवानी मंदिर में शांति और समृद्धि की दुआ करेंगे। श्रीनगर से पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले के तुलामुला में खीर भवानी मंदिर है, जहां हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर विशाल मेले का आयोजन होता है। लाइफ में पहले टाइम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है और सब लोगों के साथ में जितने भी यात्री हैं उनके साथ चलने में बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही पहली बार जा रहा हूँ, जब से 32 साल से हमारी माइग्रेशन हो गई है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। हम बहुत खुश हैं कि हम अपने वतन वापस जा रहे हैं। हम तो यही दुआ मांगेंगे, माता रानी से यही मांगेंगे कि सबकी खुशी और सलामत के लिए और अमन जो कश्मीर में होना चाहिए उसके लिए हम माता रानी से दुआ करेंगे। गवर्नमेंट ने इंतजाम किया या किसी संस्था ने उसका इंतजाम किया है, ये बहुत अच्छा है और सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा है। जो हमारे होली पिलग्रिम्स हैं और मेला खीर भवानी जो गांदरबल की तरफ जा रही है, आज सुबह बड़ी डिविजनल कमिश्नर सर ने इनको फ्लैग ऑफ किया और इनके लिए हमने यहाँ पर SASB यात्री निवास चंद्रकोट में लंच का इंतज़ाम रखा है। एक्सपेक्टेडली अभी तक 2500 यात्री वी आर एक्सपेक्टिंग जो यहाँ पर जो है लंच करेंगे। वी हैव मेड अरेंजमेंट्स, इलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर अराउंड 4000 यात्रीज है। ट्रेडिशनली मेला खीर भवानी की जो यात्रा है वो बसेस में आती है और रामबन में जो है उनका लंच रखा जाता है। आज जम्मू से ही नहीं पूरी दुनिया से माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। 28 मई को
एक भव्य पूजा होगी खीर भवानी टेम्पल में। आपने देखा होगा कि कल ही एलजी मनोज सिन्हा वो भी खीर भवानी गए थे, उन्होंने वहां पे जायजा लिया था और वहां पे उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जितने भी ये श्रद्धालु आए उनको कोई कमी ना हो, ना सिक्योरिटी के हवाले से ना रहने के हवाले से। और वहां के लोकल्स की भी यही उम्मीद है, जो ये दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं, ये सिर्फ एक श्रद्धा के लिए ना आए लेकिन कश्मीर में एक अमन का पैगाम लेके आए। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान पहुंचा है। बागों और खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिससे बाग मालिक और किसान चिंतित हैं। इस दौरान निदेशक कृषि कश्मीर चौधरी इकबाल ने कुपवाड़ा के प्रभावित क्षेत्रों का आपात दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। निदेशक ने आज तड़के न्यूज 18 के संवाददाता याहिया सुल्तान से खास बातचीत में कहा कि ओलावृष्टि ने वाकई कहर बरपाया है और वे इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाएंगे। पहले तो मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो हमारे कश्मीर जोन के हैं, उन्हें मॉर्निंग में यहाँ का दौरा किया। कल जो 3 बजे से 4 बजे तक पूरा जालाबारी यहाँ पे मेरे ब्लॉक में, जैसे जुराहमा, लदरवान, कावारी, मरहमा, जुमागंड, औरा के पूरे इलाके इज्जत में आए और 100% आपने खुद देखा, डायरेक्टर साहब ने देखा कि नुकसान हुआ है। अब मेरी एलजी इंतजामिया से इतनी गुजारिश है कि जो केसीसी लोन्स हैं, जो जैसे किसानों ने उठाए हुए हैं, इनका कर्जा जो है वो माफ किया जाए और जो भी इनका रिलीफ है वो अच्छा खासा मिलना चाहिए कि नुकसान के मुताबिक। ऐसा ना हो कि ये कल 400-500 के हिसाब से इस किसान को देते हैं। किसान का यही पूरा सीजन होता है जो साल का होता है, उसमें अगर उसको ये तो पूरा जैसे शुरुआत का है, अब किसान कुछ नहीं कर सकता। जैसे उनकी पनीरी है, अखरोट का जो ये है फसल है, एग्रीकल्चर की है, सेब की, हार्टिकल्चर की है, जैसे पनीरी है, सब्जी है, सब कुछ तबाह हो गया है। अब मेरी यही दरखास्त है एलजी इंतजामिया से और अपने डिप्टी कमिश्नर को खासा अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जाए, क्योंकि जो ये मतलब किसान है वो रेट की हड्डी होते हैं। हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सवेरे हमारे घरों गाँव में पहुँच गए। इसका बाद मीडिया वाले से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी रह गया नुकसान का तखमीना इस तरह है कि 100% से भी मेरे ख्याल में अगले साल के लिए 5% ऊपर ही रहा नुकसान होगा। अखरोट का, सेब का कुछ नहीं रहा, कहने की बात है सिर्फ, और रोने को कुछ नहीं रहा। हमारे गाँव में, खेतों में, जहाँ भी आप देखोगे कुछ नहीं रहा। हमारे लोग इस वक्त मर रहे हैं, सब्जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं घरों में। जिनके लिए हमारे जो भेड़ बकरी हो उनके लिए कुछ दाना भी नहीं रहा जंगलों में। सुबह 4:30 बजे हम श्रीनगर से निकले। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, मेरा चीफ टेक्निकल अफसर और एग्रीकल्चर के मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो लोग यहाँ तैनात हैं वो सारे लोग। और जब हम तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पहुंचे तो मैंने खुद देखा कि जिन 6-7 पंचायत का मैंने खुद मुआयना किया कि वहां पर चाहे हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हो, चाहे हमारे ऑनियन हो या गार्लिक हो, इंक्लूडिंग पोटैटो क्रॉप, और जहां कहीं लोगों ने मक्की की सोइंग की थी और वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट होके 3 लीफ स्टेज पर थी। उसके बाद क्योंकि पैडी की ट्रांसप्लांटिंग का टाइम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है और लोगों ने जहां पैडी की ट्रांसप्लांटिंग की नर्सरीज जो थी वो बिल्कुल तैयार थी, और जहां कहीं पानी नर्सरीज के बीच में मौजूद था वहां तो कुछ परसेंटेज बची, लेकिन जहां पानी नर्सरीज के बीच में कम था वहां पर 100% डैमेज हुई। तो कहने का मुख्तसरन मुद्दा यह है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और हार्टिकल्चर क्रॉप्स को कल के हेल स्टॉर्म से जो नुकसान हुआ है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर असामी वाइज नुकसान की तखमीना लगा के कि परसेंटेज ऑफ डैमेज क्या है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड की अथेंटिसिटी जो है वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करनी है। डिपार्टमेंट से इसकी अथेंटिसिटी हो, वो लिस्टें आपको दिखाई जाएं, कोई किसान उस लिस्ट से रहना नहीं चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास एक वैसी क्लियर कट पिक्चर जाए कि जिसमें किसान जो है वो किसी लिहाज से नुकसान पे ना हो। सब लोग कह रहे हैं कि केसीसी लोन जो है वो माफ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा उठाया, लेकिन दूसरी तरफ फसल तबाह हो चुकी है। क्या उस पर आप सरकार से बिल्कुल हम सरकार के साथ ये इशू उठाएंगे और एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट देंगे, और जो सिफारिशात हम कहेंगे वो किसानों के सामने होंगी। इसमें कोई चोरी छुपे की बात नहीं है कि चाहे वो केसीसी के लिहाज से हो या दूसरे कोई भी मुराद हम इनको दे सके, वो सारी रिपोर्ट जो है वो किसानों के साथ शेयर की। वो कह रहे हैं कि जब भी रिलीफ पैकेज आ जाता है, जब भी इस तरह की नागहानी आफत आती जाती है, जालाबारी होती है, बर्फबारी होती है, तो बाद में जब इनका रिलीफ पैकेज मिलता है वो कुछ ऐसा होता है कि 100 रुपये या 200 रुपये एक किसान को मिलता है। इस बार लोग चाहते हैं कि अगर आपकी सिफारिशात यहाँ से हो जाए कि एक रिलीफ पैकेज बड़ा मिले, इसे नागहानी आफत करार दिए, ताकि एलजी इंतजामिया की तरफ से एक नागहानी आफत करार दी जाए। क्या आप वो सिफारिशात कर सकते हैं? देखिए ऐसा है
जहां तक आप ये बात जिक्र कर रहे हैं कि जब किसान का नुकसान होता है तो उसको 50-100 रुपए का चेक मिलता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, किसानों को जो नुकसान मिलता है वो फर्स्ट हैंड जो नुकसान उनको मिलता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन के तहत मिलता है। वो हमारे सारे मुल्क में एक ही कानून है कि एक क्रॉप के लिए एक कनाल के हिसाब से उसको कितना नुकसान होगा, उसमें एक परसेंटेज है कि अगर 50% से ऊपर डैमेज होगा तो तभी वो नुकसान उसको मिलता है। लेकिन यहाँ दूसरा इश्यू है, यहाँ जहां तक किसान हमारे ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया या फसल बीमा योजना की स्कीम इससे पहले इंप्लीमेंट नहीं थी, इनको 100% नुकसान की भरपाई एज पर स्केल ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो तभी उसका फायदा मिलेगा जिस वक्त ये फसल बीमा योजना स्कीम का जो फायदा है वो ले लेंगे। तो ये थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल साहब, जिन्होंने अब साफ कर दिया कि तमाम अफसरों को हिदायत जारी कर दी कि वो नुकसान का तखमीना लगाए और असामी वाइज तखमीना लगाए ताकि सरकार तक एक मुफस्सल रिपोर्ट भेज दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी तरफ से भी सिफारिशात करेंगे कि KCC लोन पर कोई रियायत मिलनी चाहिए और बाद में ये पूरा रिपोर्ट जो है वो LG इंतजामिया पहुंचाया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष और भाजपा नेता दरक्षा अंद्राबी को दिल्ली में दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार से नवाजा गया। देखिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन और बीजेपी नेता दरक्षा अंद्राबी को दिल्ली में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से नवाजा गया। इससे पहले दरक्षा अंद्राबी ने देश भर से चिन्हित की गई महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड अपने हाथों से दिया। उन्होंने सम्मान को लेकर कहा, जब भी आपके काम को सराहा जाता है खुशी होती है। महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति अवार्ड जो है अपने आप में ये होता है कि हम कितना काम करते हैं और अब आपको फिर ज़माना भी याद करे और ऐसा काम हो जाए, तो ये अवार्ड से एक एनकरेजमेंट मिलती है। एनकरेज जब होता है इंसान हिम्मत बढ़ती है और महिलाएं आज हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और फिर उसको कोई आगे बढ़कर उनको कहें कि आप अच्छा काम करती हैं, उसके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। भले ही अवार्ड कुछ भी हो, लेकिन अवार्ड अपने आप में लगता है कि ये मेरे काम की सराहना हो गई है, मेरे काम को दुनिया दूसरी नज़र से देख रही है कि हाँ वाकई में ये काम है। और जब नारी शक्ति आती है तो ये बड़ी बात लगता है कि हम में कोई शक्ति है और हम उस शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। तो हम यही मानेंगे कि एक तो जिन्होंने हमें इसके लिए चुना उनको भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और खुद को ये मानेंगे कि हमें इससे आगे काम करना है, तभी आगे बढ़ना है। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरमैन दरक्षा अंद्राबी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से G20 संपन्न हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा है और नया जम्मू कश्मीर बनकर उभरा है। हम ये कहेंगे अपने सरकार को, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम सब कश्मीरियों को ये बहुत बहुत मुबारक है और ये उन लोगों पे एक अच्छा सा दब्बा है जो हमेशा कश्मीर में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते थे और हमेशा ये चाहते थे कि यहाँ पे कभी अच्छे दिन ना आए। लेकिन अल्लाह का करम है कि अब अच्छे दिन आ गए हैं। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा था वो हो के रह गया। और क्या वो 30 साल का जो एक चैप्टर था, काला चैप्टर, काले दिन जो थे, उसका अब वो चैप्टर बंद हो गया। नए सिरे से 3 साल में जो पुराने जख्मों का मरहम लग गया वो 3 साल में, और 3 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उस पे एक ऐसा स्टैंप लगा G20 से। यानी जो हमारे खिलाफ लोग बोलते थे, खासकर अपने लोग जो पॉलिटिशियंस वहाँ बैठे हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ अमन आए, क्योंकि उनके उस खानदान से वो सरकार बाहर जाए, उनके खानदान से पॉलिटिक्स बाहर जाए, इसीलिए वो चाहते थे कि वहाँ पे तबाही रहे, नौजवान कब्रिस्तानों में जाए, वहाँ खून की होली खेली जाती थी। वो G20 के बाद अब वो उनके जो वो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म हो गए। अंद्राबी ने कहा कि जो लोग G20 को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल उनकी राजनीति है।
जो भी विदेशी डेलीगेट जम्मू कश्मीर आए थे वो जम्मू के लोगों से मिले, कश्मीर के आम लोगों से मिले, खुद जम्मू के लोगों ने उनसे मुलाकात की, छात्र कलाकार उनसे मिले। जो सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल उनकी राजनीति है, वो नहीं चाहते कि उनके अलावा किसी को जम्मू कश्मीर में उसका हक मिले। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक के सफल आयोजन को एलजी मनोज सिन्हा ने प्रदेश का सुनहरा भविष्य की पहल करार दिया है। उन्होंने एक लेख में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन और भारतीय नेतृत्व दोनों क्षेत्रों के लिए G20 बैठक बेहद कारगर साबित होगी। G20 की बैठक में 27 देशों के 54 डेलीगेट्स के साथ केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पर्यटन के लिए 3 दिन विस्तार से चर्चा हुई और कश्मीर अब पर्यटन के शिकारे पर सुनहरे भविष्य की ओर है। तो आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जो G20 बैठक हुई है, इस पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिस तरह से ये जो बैठक हुई है। और इस बैठक को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस बैठक से भविष्य में आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ फायदे होंगे और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी एक तरह से पंख लगेंगे, जम्मू कश्मीर के पर्यटन में डेवलप होगा। G20 बैठक के सफल आयोजन पर यह पूरा बयान एलजी की तरफ से आया है। और चलिए शिमला से इस वक्त बड़ी खबर। यहां हिमाचल पर्यटन निगम ने लिफ्ट में आवाजाही के रेट को दोगुना कर दिया है और ये नई दरें लागू कर दी गई है। पहले जहां लिफ्ट का किराया 10 से 20 रुपये हुआ करता था, अब पर्यटन निगम ने टूरिस्ट सीजन के मद्देनजर दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका असर रोजाना आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही पर्यटन निगम में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को भी हटा दिया है। सीनियर सिटीजन से पहले जहां 7 रुपये लिए जाते थे, अब उनको भी हर चक्कर में 20 रुपये देने होंगे। रेट नहीं बढ़ा था और ये कोरोना काल में बढ़ना था, लेकिन उस टाइम 2 साल मुसीबत आई और उस टाइम सरकार ने फैसला लिया कि इसका रेट नहीं बढ़ाया जाए। तो 10-12 सालों से 10 रुपये ही था और साथ में सीनियर सिटीजन का 7 रुपये था। अब जो सरकार के आदेश हैं कि सबको 20 रुपये ही देने पड़ेंगे, यही रहेगा सबके लिए, फॉर ऑल 20 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम सुखो का हैदराबाद से सीधे कांगड़ा आने का कार्यक्रम है। वो देहरा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें कि सीएम सुखो कांगड़ा में 9 दिवसीय प्रवास करने वाले हैं, जिसमें वो कांगड़ा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। साथ ही कांगड़ा में कांग्रेस का किला मजबूत करने के लिए कांग्रेसी नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। शिमला में भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से गेटी थिएटर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आजादी के 75 वर्षों में पत्रकारों का योगदान विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्यपाल प्रताप शुक्ल ने कहा कि पत्रकारों के लिखे गए एक एक शब्द पर पढ़ने वाले लोग मंथन करते हैं और इन्हीं शब्दों का व्यापक असर समाज पर पड़ता है। स्वतंत्र पत्रकारिता हिंदुस्तान का प्रमुख अंग है। पत्रकारों को नशे के खिलाफ समाज में माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। करना चाहूंगा वक्ता प्रोफेसर बिंदु शर्मा और डॉक्टर आशुतोष शर्मा। मशहूर कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने सेब बागवानों की समस्याओं को जानने के लिए शिमला का दौरा किया। यहां उन्होंने देश में किसानों की समस्याओं को लेकर बयान में कहा कि देश में सबसे ज्यादा खून खराबा
किसानों के खेतों में ही हो रहा है। व्यापार व्यवस्था ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि कई राज्यों में किसानों को अपनी फसल सड़कों पर फेंकनी पड़ रही है और आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों को हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना होगा। एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए। आपको क्या जवाब मिलता है? किसान आज मजबूरन अपनी पैदावार को सड़कों पे फेंक रहे हैं, नालियों में फेंक रहे हैं। और ये पहले प्याज से शुरुआत हुई महाराष्ट्र में, जहां हम देखने गए कि प्याज का क्यों इतनी दुर्दशा हो रही है। और महाराष्ट्र के बाद हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो प्याज का रेट 25 पैसे प्रति किलो पे किसान बेचने को मजबूर हो रहा है मध्य प्रदेश में। कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एग्रीकल्चर में हो गया, अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी फिक्स करने का टाइम आ गया है। और उसमें कम से कम किसानों को अगर 30 रुपए पे अगर हम ये खरीद रहे हैं शिमला मिर्च, तो किसानों के लिए हमें 15 रुपए कम से कम देना चाहिए, यानी 50% रिटेल प्राइस से जो है वो किसानों को जाना चाहिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।